हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिस्र। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर है बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो इसका राइट आंसर है भारत की धन दौलत को लूटना और भारत की संस्कृति को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और किसान वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या क्या देन है? तो इसमें पहली है नगर नियोजन व्यवस्था का बेहतरीन नमूना। नेक्स्ट है इस सभ्यता ने विश्व को योग का महत्व बताया। नेक्स्ट है पक्की ईंटों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शक्ति एक व्यक्ति या समूह के हाथ में होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में समूह के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है और उन्हें अस्थायी जीवन की समस्याओं से निपटना पड़ सकता है। साम्राज्य के अंतर्गत पाश्चात्य शासन वाले देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन इस व्यवस्था के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली कहते हैं जिसमें समूह के सदस्यों के बीच समानता बनाए रखा जाता है। इस प्रणाली में समूह के सदस्यों के बीच शक्ति और अधिकार को बांटा जाता है। सभी सदस्यों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और यह व्यवस्था सामूहिक न्याय को संभव बनाती है। सामान्यतः उपनिवेशवाद को सोशलिज्म के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति के प्रमुख यानी कि मुख्य कारण कौन से थे? तो इसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था जो 1857 की क्रांति का एक कारण रहा। नाना साहेब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जमींदार और सरदार की भूमि छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सातारा और नागपुर की रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई और भारतीय शासक अंग्रेजों के शत्रु बन गए। नेक्स्ट कारण देखिए यहाँ पे आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया जिस कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। भारत के माल पर अंग्रेज भारी कर वसूलने लगे जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था। महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय जनता पर इतना कर यानी कि टैक्स लगा दिया गया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। अंग्रेज अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे जिससे भारतीय लोग क्रोधित हो उठे। नेक्स्ट कारण था इसका सैनिक कारण। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया जिसमें हिंदू सैनिक को समुद्र पार जाना था और भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझती थी। परेड के समय अभद्र व्यवहार करना तथा भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन देना। नेक्स्ट कारण था तात्कालिक कारण। सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे नामक सैनिक जिसका नाम आज भी लिया जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, इसलिए उन्हें फांसी से लटका दिया गया। इससे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना फैल गई। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है आपको। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। तो इसमें सबसे पहली समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए। उनकी सहायता और रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। नेक्स्ट समस्या थी औद्योगिक समस्या।
देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था संतुलित हो गई। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चा माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। नेक्स्ट कारण था देशी राज्यों की समस्या। भारत की स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। नेक्स्ट समस्या देखिए, नेक्स्ट थी खाद्यान्न की समस्या। देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफ़ी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम हो गए, अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। नेक्स्ट कारण था परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना। परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई। जरूरी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो इसमें सबसे पहला स्थान है वह स्थान जहां 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया। तो ये जो है आंसर है उसका एक तरीके से, यानी कि आपको ऊपर वाली लाइन मिलेगी और ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये आपको खुद लिखना है। तो यह कहाँ पे, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा ये। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। आपको केवल इतना ही मिलेगा, ब्रैकेट में मैंने अपनी तरफ से लिख रखा है आपके लिए। तो क्या है इसका आंसर, दांडी गुजरात में। और इसका नेक्स्ट है भारत में साइमन कमीशन कहाँ पहुँचा, तो ये बम्बई महाराष्ट्र में। अब नीचे अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें एक और रह गया फोर्थ, भारत में एक पुर्तगाली उपनिवेश कौन सा है, ये गोवा। अब इन सभी को मैप में दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये गोरखपुर है, यूपी में है। यहाँ पे दांडी गुजरात में है। उसी के नीचे थोड़ा सा ये बम्बई आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, और नीचे है गोवा। ये आपको खुद मैप में शो करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इसका राइट आंसर है 1948, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है डैश, यानी कि खालिस्तान साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो कौन है, अमेरिका। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो किसमें है, पंचायती राज संस्थाएं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उस संगठन का नाम बताइए जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण कराना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया, सुधार आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 15, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो इसका आंसर है वह प्रणाली जिसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है। सभी दल सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। कई दलों को मिलाकर साझा सरकार बनती है। इसे ही बहुदलीय प्रणाली या व्यवस्था यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समरूप समाज क्या है। समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। इनके बीच संस्कृति और जाति पर आधारित असमानता बेहद कम पाई जाती है। समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। समरूप समाज में सभी सदस्य एक सी परंपराओं का अनुपालन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है। बेल्जियम में 59 यानी कि 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम के 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ब्रसेल्स में जो ब्राज़ील की राजधानी, वहाँ पे 80% फ्रेंच बोलते हैं और अन्य 20% डच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन क्यों आरंभ किया। इसका आंसर है महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन शुरू किया था क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता था। पुरुषों के साथ बराबरी के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, जैसे मताधिकार, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाएं, विवाह, तलाक, संतुलित विकास, सुरक्षा और समानता, इन सभी के लिए उनको जो है लड़ना पड़ता था, उनको संघर्ष करना पड़ता था। नेक्स्ट है, महिलाओं को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि उन्हें पुरुषों से भेदभाव, समाज में स्थान की कमी, परंपरागत सोच, संस्कृति, धर्म आदि कारणों से उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता था। इसलिए महिलाओं ने संगठित होकर समाज में बदलाव लाने के लिए आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों है। जो लोकतंत्र है वो सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों है। इसका आंसर है, एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह सरकार का एक जवाबदेह रूप है।
लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक अधिकार और सम्मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? राजनीतिक दलों की आवश्यकता उस समय होती है जब लोगों के अधिकारों की रक्षा और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना होता है। राजनीतिक दलें लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है और समाज में बदलाव के लिए संघर्ष करती है। यह दल लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाज में सक्रिय होते हैं, समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने स्टैंड लेते हैं। राजनीतिक दलें नेताओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करती है और लोगों को जागरूक करती है। ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनता को अपने भाषणों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसी के अथवा में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, सरकार की तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, सरकार के तीसरे स्तर की स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। सरकार के तीसरे स्तर को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली में त्रिस्तरीय संरचना होती है। तो इसमें सबसे पहली है ग्राम पंचायत। यह व्यवस्था की सबसे निचला स्तर है और इसमें गांव के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। नेक्स्ट है पंचायत समिति। यह स्वास्थ्य का मध्य स्तर है और इसमें ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पंचायत समिति गांव के एक समूह के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है जिला परिषद। यह व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है। इसमें पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जिला परिषद पूरे जिले के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्थानीय स्वशासन प्रणाली के निम्नलिखित कार्य हैं। किनके कौन कौन से कार्य हैं? तो इसमें पहला कार्य है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। नेक्स्ट है पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसमें देखिए गहन खेती, अधिक सिंचाई व वनोन्मूलन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? तो ये है 29.3%। आप इसको 30% भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट इसका 29.3% है, अदरवाइज आप इसको 30% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है रेगुर बोलते हैं, रेगड़ भी बोल देते हैं, एक्चुअल में रेगुर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, नवीनीकरण संसाधन क्या परिभाषित कीजिए? वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से स्थापित किया जा सकता है और उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें ही नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। सबसे पहले बात कर लेते हैं धात्विक खनिज क्या होते हैं। ये विभिन्न धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं जो कुछ अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन खनिजों में भौतिक गुण होते हैं जो धातुओं के समान होते हैं, जैसे चमक। उदाहरण के लिए बॉक्साइड, मैग्नेटाइट और लोहा एस्क। नेक्स्ट बात करते हैं अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। ये वे होते हैं जिनमें उनकी रासायनिक संरचना में धातु नहीं होती और उनके भौतिक स्वरूप में एक गैर धात्विक चमक होती है। उदाहरण के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम और अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 28, खनिज क्या है? लौह खनिज के प्रकार बताइए और व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं खनिज के बारे में। खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे पदार्थ हैं जिनके अपनी भौतिक विशेषताएं और एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है।
जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल से खोदकर या खनन द्वारा निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं धात्विक अयस्क। अब बात कर लेते हैं लौह खनिज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार है मैग्नेटाइट। यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु अंश 70% पाई जाती है। नेक्स्ट है हेमेटाइट। यह लाल कत्थ रंग का होता है, कत्थे रंग का होता है। इसमें लोहांश 60 से 70% पाई जाती है। नेक्स्ट है लिमोनाइट। तीसरा पार्ट जो है लिमोनाइट है। इसका रंग पीला या भूरा होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 60% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है सीडेराइट। इसका रंग राख जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाएं, उनके नाम उनकी स्थिति के निकट लिखिए। अभी आपको यहाँ पे पहला है बाघड़ा नंगल बांध। अब ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन कमेंट जरूर करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को कितना देखा है। इसी के साथ नेक्स्ट है आगरा सूती वस्त्र उद्योग। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ये कहाँ पे? दिल्ली में। तो ब्रैकेट में जो लिखे हुए ये आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए बाघड़ा नंगल बांध। तो बाघड़ा नंगल बांध जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पंजाब में है। नेक्स्ट है दिल्ली जो है यहाँ पे हरियाणा के बिल्कुल कोने पे है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग, ये यूपी में है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे शो की कर दिए मैंने, आपको दिख रहा होगा। ये है बाघड़ा नंगल बांध। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये है दिल्ली, उसी के साथ यहाँ पे है सूती वस्त्र उद्योग, यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए सभी के ऊपर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो इसका राइट आंसर है विकसित देशों के लोगों के। क्वेश्चन नंबर 32, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कौन से नहीं करते हैं? तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, क्योंकि ये किस में आते हैं? सेवाएं देते हैं, ये सेवाओं में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी, यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर जो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋण के औपचारिक स्रोत। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। इनका ब्याज दर निश्चित होती है। औपचारिक ऋण के स्रोतों में ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। इनकी निगरानी आरबीआई करता है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋण के अनौपचारिक स्रोत। ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे कि साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आदि। इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है। इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करता है। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय एक उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में जनसंख्या भिन्न भिन्न होती है। इसलिए कुल आय से यह पता नहीं चलता कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है। इसका पता औसत आय से ही चलता है। यही कारण है कि हम विकास की माप के लिए औसत और औसत आय का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का एक अच्छा और सरल मापदंड है। देश की आय को यदि आपकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी औसत आय प्राप्त हो सकती है, यानी कि प्राप्त हो जाती है। यदि कुल जो आय है टोटल रुपये, यदि उनको जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो एक व्यक्ति की आय आ जाएगी, पर व्यक्ति आय। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसके उपयोग की सीमा यह है कि यह हमें लोगों के बीच आय के विभाजन का सही रूप से नहीं दर्शाता, अर्थात औसत आय से हमें यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में कैसे वितरित है।
यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानता को छुपा देती है। यानी कि औसत आय से जो है केवल तुलना कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि एक व्यक्ति की कितनी आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के 5 अधिकार कौन से हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो सबसे पहला अधिकार है कस्टमर का सुरक्षा का अधिकार, यानी कि कंज्यूमर का। उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं। उपभोक्ता को उस उत्पाद और सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिसको वह खरीदने का विचार कर रहा है। नेक्स्ट अधिकार है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता के हितों से जुड़ी उपयुक्त संस्थाएं उपभोक्ताओं की समस्या पर पूरा ध्यान दें। उपभोक्ता को उसके खरीदे गए उत्पाद या सेवा में कुछ गलत होने पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है चुनने का अधिकार। विभिन्न वस्तुओं को देख परख के चुनाव करने का आश्वासन। उपभोक्ता को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कौन सा उत्पादन या सेवा खरीदना चाहता है। और लास्ट में है यहाँ पे शिकायतें निपटाने का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण व अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों का सभी प्रकार से निपटाना होना चाहिए, उसका अधिकार है। यहाँ पे अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कोई 5 फायदे संक्षिप्त में बताएं, यानी कि क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण के फायदे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से फायदे? सबसे पहला है इसका फायदा विश्व व्यवस्था में समानता। वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच आर्थिक समानता बढ़ती है। सेकंड है इसमें विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से संभव होने वाले उत्पादों का विकास। वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से उत्पादों का विकास संभव होता है। नेक्स्ट है नए बाजारों का खुलना। वैश्वीकरण से नए बाजारों का खुलना होता है जिससे उत्पादों को नए ग्राहकों का पता लगता है। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। वैश्वीकरण के कारण से तकनीकी विकास होता है जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है। नेक्स्ट है नए रोजगारों के अवसर। वैश्वीकरण से नए रोजगारों के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ता है। यहाँ तक जो भी अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि पेपर आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जो इस कोने में भी जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।